मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं, और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है, वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर तब्दीली की है, मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। ये सारी पार्टियों से उठा के एक गुलदस्ता बनाया जिसका नाम मुल्क की मैशत खराब है, हुकूमत की नाकामी जरूर गिनी जाएगी। हम कभी उस पर शासन नहीं करेंगे। असद उमर की इस्तीफा है, वो बाकी जो दूसरी एजाज शाह वो आ गया है, उसने कहा कि इसको निकालो, चाहे जो भी है आयत बुनियादी तौर पर पीटीआई का वक्त। आज भी एक मौका है कि हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी को माने, सारे फैसले पार्लियामेंट में ले जाओ, वहाँ डिस्कस करें जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे न ऊपर जाए। पंजाब में फिलहाल कोई ऐसी बात अभी नहीं है। वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी वाज़ी चीज़ की हुई है कि एक परफॉर्मेंस बेस है, हर मिनिस्ट्री का जायजा लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब उस पर एक फैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम मिर्ज़ा। नाज़रीन, अभी जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात है वो फरमा रहे थे कि किसी का भी तब्दीली हक है, फिलहाल पंजाब में कोई तब्दीली नहीं हो रही। बहरहाल उन्होंने जो जिस चीज़ पे जोर दिया वो फिलहाल था, जो हमें और आपको अच्छी तरह से समझ में आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में कल खाड़ पछाड़ का ऐलान किया, रिशफलिंग हो गई, नए चेहरे भी सामने आए, मिनिस्ट्रीज भी चेंज हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इसमें मुज़ायका भी नहीं है, और ये उनका तब्दीली इख्तियार भी था। और अगर हकीकत भी यही है कि अगर एक टीम नहीं चल रही तो जाहिर सी बात है आप कब तक उस चीज को चलाएंगे, आप उसमें चेंजेस लेकर आ जाते हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने आज वाजे किया कि बैटिंग लाइन भी चेंज करनी पड़ती है, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता है, उसके बाद नए खिलाड़ी भी भेजे जा सकते हैं मैदान में। लेकिन कुछ सवालात हैं जिसके जवाबात हमें जानने हैं, और वो सवालात भी हमारा हक है। मिसाल के तौर पर एक वजीर जो अपने महकमे में, जो उसको महकमा मिला, जो उसको कलमदान मिला, जो पोर्टफोलियो मिला, अगर वो उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो वो दूसरे किसी महकमे में कारकर्दगी कैसे दिखाएगा। दूसरी बात ये कि असद उमर साहब के हवाले से बात हुई, तो असद उमर साहब के टाइमिंग के हवाले से बड़ी बात हुई। असद उमर साहब वो थे जिनको पहले से पता था कि उन्होंने वजीर खजाना बनाया, उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था। अब नए आने वाले वजीर खजाना जो कि पीटीआई से उनकी कोई ऐसी एफिलिएशन भी डेफिनेटली नहीं रही है, तो क्या वो भी उस तमाम प्लान पर चलने पे पाबंद होंगे, ये सवाल भी है जो हमें पूछना है। प्लस सेफ्रॉन मिनिस्ट्री शहरियार राफिजी को, मुझे जहां तक याद है, अखबार के क्लिप्स हमारे पास हैं कि हमें बताया गया था कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री की अब जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि फाटा का केपीके से मर्जर हो गया। प्लस जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्या आपने ये साबित कर दिया कि आपके पास टीम नहीं थी, और जो लोग आपके थे, जो आपके पास आपकी टीम है, वो उसमें इतनी अहलियत नहीं है, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए या तो आपने नवाजिशें की जो किसी और पार्टी से पीपल्स पार्टी में आए थे, या फिर उनको इस वक्त पीटीआई के अंदर लेकर आके, या टेक्नोक्रेट्स को लेकर आके, और आपने अपनी जो टीम थी उसको नाअहल साबित करने की यहाँ पर कोशिश की। ये कुछ सवाल है जो आज के प्रोग्राम में मुझे जानने हैं। जो हमारे पास सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। कमल शोजब साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहरामन तंगी साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जी तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। कमल साहबा, पहले तो ये कि इसमें कोई हकीकत मुज़ायका नहीं है, वज़ीर आज़म का तब्दीली हक है, एक प्लेयर नहीं चलेगा, यकीनन दूसरा प्लेयर लेकर आएगा, एक को कब तक पुश करते रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपके अपने अंदर से क्यों नहीं, कहीं से पकड़ा कहीं से पकड़ा, कभी लग रहा है कि वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, दूसरी तरफ से देखो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिर्फ ऊपर देखो वज़ीर आज़म इस सब पीटीआई का हमें नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपके जो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें टेक्नोक्रेट्स यूजुअली जो हैं वो जाके इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं। असद उमर वाज अ यूनिक केस, और कम ही लोग होते हैं जो जाके कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि जहाँ इस निज़ाम में बहुत अच्छाई हैं, उसमें यहाँ पर एक ये ड्रॉबैक भी है। इसलिए
لیکن اس نظام نے ہی یہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ایکسپرٹس کو یا کسی چیز فیلڈ کے ٹیکنوکریٹس کو جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں ان کو اگر آپ نے اپنی کابینہ کا حصہ بنانا ہو تو آپ ایڈوائزرز کو بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ ایسے پی ایمز کی صورت میں بھی رکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کیبنٹ میں اس وقت ایک مکس ہے اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کے اس وقت بھی جالے نہیں تھے جب وہ ان کے فائنانس منسٹر بنے تھے. انہوں نے بھی ان کو ایز اے ٹیکنوکریٹ ہی لیا تھا اور اس وقت بھی اگر ہم نے ان کو لیا ہے تو اس لیے لیا ہے کہ دیکھیں پاس ہمارے بہت لوگ ہیں اکانومی کو بھی جانتے ہیں لیکن اکانومی کی جو سچویشن اس وقت ہے اور جس ورج پہ ہمیں وہ اکانومی ملی ہے اور وہ انتہائی اس وقت سنگین اس کے حالات ہے اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ کو جاننا اور فائنانس منسٹری کو چلانا دو مختلف چیزیں. اکانومی کو اچھی طرح سے شاید جانتے ہو اسد عمر صاحب لیکن وہ فائنانس منسٹری کو نہیں چلا سکے. دیکھیں میں ان کی ایڈوکیسی تو نہیں کروں گی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جن حالات میں ان کو فائنانس کی منسٹری بھی ملی اور اکانومی بھی ملی بہت ایکسٹریم چیلنجنگ حالات تھے. کچھ بھی نہیں تھا ڈھکا چھپا تھا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ڈھکا چھپا یہ تھا جو ہم نے خاموشی اختیار کی 3 مہینے اور میرے خیال میں شاید انہوں نے اس بات معاملے میں شاید تھوڑی غلطی کی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی جس دن اکانومی کے حالات یا جس دن انہیں حکومت ملی ان کو ایک پریس کانفرنس کر کے ایک فیکٹس اینڈ فگرز ٹیبل پہ رکھنے چاہیے تھے تاکہ عوام کو معلوم ہوتا. اور یہ بھی میں بتا دوں نہیں وہ جو تھے حالات ایگزیکٹلی جو آپ کے ریزروز کے حالات تھے جو آپ ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ تھے وہ چیزیں نہیں اس طریقے سے بتائیں. لیکن اب اگر مسئلہ یہ ہے مجھے اب آنسر تو کرنے دیں. اتنے مشکل سوال کرتے ہیں پھر جواب بھی لیا کریں. یہ تو آپ لوگوں آپ نے پوچھا کہ ادھر ادھر سے میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ اس وقت آئے ہیں اور پرائم منسٹر نے سمجھا ہے کہ اس وقت ان کا لانا ضروری ہے ان کے ساتھ پوری ایک اور ٹیم بھی ہے 5 لوگ اور بھی ہیں جو جن کے نام آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھے تھے کہ منسٹری کے لیے ہی کنسیڈر ہو رہے تھے لیکن ان کو پھر بورڈ بنایا گیا ہے. اور اگر اس سے اکانومی بہتر ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ تنقید کرنی چاہیے. تنقید تو کری نہیں اور باقی میں نے تو تنقید کی ہی نہیں. میں نے تو کچھ میں نے کہا شروع میں صوابدیدی حق ہے بہت اچھی بات ہے فلا کر کے میں تو آپ سے سوال پوچھا. اینی ویز مجھے آپ نے کہا کہ کوئی آدھے ادھر کے آپ کو نظر آ دیں آدھے ادھر کے نظر آ رہے ہیں. حقیقت ہے سن لیجئے اب آپ کو نظر اگر نہیں ابھی شمسام بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوا کرتے تھے فردوس عاشق خوان صاحبہ جن کو آپ نے منسٹر یا مشیر لگا دیا پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی. ندیم افضل چند صاحب ترجمان وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ہوا کرتے تھے. پھر ابھی آپ نے وزیر خارجہ لگا دیا مشرف صاحب کی کیبنٹ میں اور اس کے بعد ان کا تو میں نے اگر کہا تو غلط تو نہیں کہا. اینی ویز نہال ہاشمی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ نہیں اچھا اب رک جائے نا. نہال ہاشمی صاحب ذرا ایک بات مجھے بتائیے گا یہ سیفرون کی منسٹری ختم نہیں کر دی تھی کہ جی مرجر ہو گیا ہے تو اب سیفرون کی منسٹری ہم ختم کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فاٹا کا کے پی کے سے تو پھر یہ اب شہریار آفریدی کو سیفرون کی منسٹری دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ یہ سوال کا سب سے اچھا جواب 2 لوگ دے سکتے ہیں. یا تو شہریار آفریدی صاحب دے سکتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اور ہمیں تو معلوم ہے کہ سیفرون ختم ہو چکا ہے. فاٹا کے جم ہونے کے بعد اس میں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. جی آپ نے ٹھیک کہا. پھر کیا ہوا شہریار آفریدی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ماموں بنا دیا. دیکھیے اگر کوئی بہت اچھا لاڈلا بچہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو وہ جب کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر اسکول میں داخلہ نہیں اس طرح کی یونیفارم پہنا دو اس طرح کا کپڑا دے دو لالی پاپ دے دینا. اور میرے خیال سے اپنے آپ کو لالی پاپ دیا گیا ہے سیفرون ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آفریدی صاحب ایک باصلاحیت آدمی ہے باہر کی دنیا میں وہ کام کرتے رہے. انہیں پہلے بھی اگر موقع دیا جاتا بحیثیت سے وزیر داخلہ تو شاید وہ پرفارم کرتے مگر ان کو شاید یہ مواقع نہیں دیے گیا اور شاید انہیں باہر کرنے کا یہ طریقہ ڈھونڈا گیا ہو کہ ان کو کسی طرح سے باہر کروا. شاید وہ کسی اور کے منظور نظر نہ ہو. یہاں پہ منظور نظر ہونا بڑا ضروری ہے. کوئی آئی این ایس کا منظور نظر ہے کوئی کسی اور کا منظور نظر ہے تو سب میں ہوتا ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کسی کے منظور نظر ہے تو پھر یہ کام ہو جائے. سیاسی کارکن نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی کارکن ہو سیاسی جدوجہد کیا ہو الیکشن لڑا ہو. منظور نظر ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں باپ نہیں رہے وہ الگ بات ہے. معذرت کے ساتھ نادیہ ایک منٹ
ये वजीर कानून थे इनके, तलाल चौधरी थे, दानियाल अजीज थे, वो मैं वही कह रही हूँ, हर पार्टी के मंजूर नजर होते हैं। वो तो हमारी पार्टी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी को लॉलीपॉप देने की आदत नहीं, उन्होंने निकालना है तो वो निकाल देते हैं। ठीक है, आमिर कैनी साहब से ज्यादा सीनियर 22 साल पुराना पार्टी का कोई लाडला नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, साहब अब ये तो मैंने बोला है जी, मैंने आपकी जो एंकर है उससे जब आप सवाल करें तो आप जवाब दें प्लीज। ठीक है, ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है निहाल हाशमी साहब, अब जरा रुकिएगा, बिल्कुल दुरुस्त है। बहरमन तंगी साहब, एक बात तो तय है, जो पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स कर दी, बल्कि उसपे स्टैंप लगा दी कि जो टीम शनासी जरदारी साहब की थी वो उसी जिसको कहते हैं ना एक्यूरेसी की थी जो टीम शनासी इमरान खान साहब की है। मतलब जरदारी साहब की टीम का चुनाव भी बिल्कुल दुरुस्त था, बस उनका लीडर, वो कहते हैं कि जो लीडर करता है सही करता है तो टीम सही काम करती है, तो बस जरदारी साहब सही नहीं थे, टीम उनकी भी बेहतरीन थी, क्योंकि वही टीम अब इनके साथ भी काम कर रही है और इनका फायदा ये कि इनका लीडर बेहतरीन है। थैंक यू। देखिए, हमारा एतराज इस पे नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या पार्टी के चेयरमैन अपनी टीम में किस वक्त तब्दीली लाना चाहते हैं, किसको किस पोजीशन पे लाना चाहते हैं। हमारा एतराज तो ये नहीं है। और किसने इस पे एतराज किया है? हम एतराज इस पे इमरान की पॉलिटिकल विजन पे करते हैं कि दो बंदों के बारे में ये डिसाइडेड बात थी कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो इमरान प्राइम मिनिस्टर होगा और असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर होगा। और ये बार बार उनको चेहरा दिखा कि पाकिस्तानियों को कि ये तब्दीली का नाम होगा, ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दोनों की तकारीर और फुटेज रिकॉर्ड पे हैं कि मेरे पास ऐसी टीम है कि आफ्टर द इलेक्शन 2 दिन के बाद मेरी टीम पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करके आवाम की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। पूरी दुनिया से हमारे पास डॉलर आएंगे, हम IMF की मुंह भी फेंकेंगे, हम कचकोल तोड़ेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम हमसाये ममालिक से कर्जा नहीं लेंगे और मैं उस पर खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा। ये सब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब असद उमर साहब पे डिपेंड कर रहे थे। असद उमर साहब हद्दुल इम्कान अपनी उन्होंने कोशिश की, मैं उनको हरगिज इनकॉम्पिटेंट नहीं कहूंगी, उन्होंने हकीकतन बड़ी मुश्किल में उनको मईशत मिली, उन्होंने उस पर काम भी किया। ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड्स हाई थे या वो सेटिस्फाइड नहीं कर सके या उनसे कहीं कुछ गलतियां हुई होंगी, मगर ये जो माजरत, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने ये कहा था, तो सर जरदारी साहब का एक बड़ा मशहूर जमाना जुमला है कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते। नादिया, मैंने कब कहा है? मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ, तो फिर जब रोज अव्वल से हम बार बार कह रहे कि आपकी सर्कुलर डेट 1.1 ट्रिलियन से 1.6 पे क्यों पहुंचा, 143% गैस की कीमत क्यों बढ़ा दी, 300% कीमतें दवाइयों की क्यों बढ़ गई, डॉलर की कीमत 105, तो हम ये कहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या ये पॉलिसीज असद उमर की है या चीफ एग्जीक्यूटिव की है? मैं समझता हूं कि असद उमर से इस्तीफा लेने पे बात नहीं बनती है। और जब आप क्या चाहते हो, हुकूमत ही नहीं, क्या इमरान के इस्तीफा देने से हुकूमत खत्म हो जाएगी? क्या अगर इमरान साइड पे बैठ के पार्टी चलाए और एक ऐसे बंदे को, कि आप ये कहते थे कि इमरान खान साहब भी खत्म कर दे? भाई मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने असद उमर के इस्तीफा की बात की थी 2 हफ्ते पहले, तो उस पर भी मेरे साथी ने हंसा। नहीं, तो अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान भी मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि इस्तीफा दे दी, इसलिए कि आज अगर 9 महीनों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस स्टेज पे पहुंच गई है, तो ये इमरान की पॉलिसी है। किसने कहा है कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसी? तो एक मिनट सर, बार ब्रेक का कह रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, वापस आती हूँ। खैर, ये तो फिर एक और एक्सट्रीम है कि इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, बट एनीवेज पॉलिटिक्स है, ये सब होता है। मेरा क्वेश्चन जो ब्रेक से वापस आती हूँ, जो कमल से मुझे करना है, वो बेसिकली ये करना है कि एक वजीर, जो हमने शुरू में बात की थी, अपने महकमे में अप टू दी स्टैंडर्ड, अप टू दी मार्क कारकर्दगी नहीं दिखा सका। गुलाम सरवर साहब पेट्रोलियम के महकमे में कामयाब नहीं हो सके, तो अब वो एविएशन को कैसे चला लेंगे? जो शहरियार आफरीदी एक में कामयाबी नहीं उनको मिल सकी, वो दूसरा कैसे सही चला लेंगे? ये कौन सी हिकमत अमली है, इसको मुझे समझने की कोशिश करनी है। वापस आते हैं, जानते हैं।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवल शोधा साहिबा, मुझे आपसे सिर्फ ये बात जाननी है कि एक वज़ीर जो अपने महकमे में कारकर्दगी नहीं दिखा सका, अब वो आप फिर उसको आजमाएंगे कि वो अब दूसरे में कुछ कर ले, करवाना ही करवाना है, बदल दें, अपने लोगों से कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आए। पीटीआई में कमी तो नहीं है लोगों की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बेहतर जानते हैं, उनका विजन भी है, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ये अपोजिशन ने तो अपना एक नैरेटिव बना लिया है कि इनको पता है कि पावर हेड कहाँ है, और पीटीआई का जो फेस है, असल जो ब्रेन है वो कौन है, वो इमरान खान है। तो इन लोगों की तो तनकीद का मंबा, चाहे इधर से कुछ भी होगा ना, एक पटाखा भी फूटेगा तो कहेंगे इमरान खान, क्योंकि असल में तो तकलीफ सारी है ही इमरान खान से। इनको पता है कि पावर सेंटर वही है, एक अगर इमरान खान है तो सारे हैं, अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता नहीं तो नहीं। इसलिए आप इनकी बातों पे बिल्कुल न जाएं। ये पार्टीज में होना नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टीज में ये होना नहीं चाहिए, मगर है तो आपकी मर्जी। देखिए, इस वक्त तो यही, मुझे प्लीज अब बैरमन साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दें। देखिए, आप इमरान खान साहब ने शुक्र अल्लाह का अपनी किसी फैमिली के मेंबर को कैबिनेट में नहीं बिठाया हुआ, दूर नजदीक तक कहीं नजर नहीं आएगा आपको कि उनका कोई फैमिली मेंबर है, इसलिए पार्टी डेमोक्रेटिक ही है। दूसरी बात ये, जहां तक परफॉर्मेंस पे कह रही है कि इस्तीफे होने चाहिए, आपको मैं इतना बता दूं, स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी, 2009 में पाकिस्तान की ग्रोथ का रेट था 0.9%, इनकी हुकूमत में इस्तीफा तो नहीं आया। इन्फ्लेशन थी 30%, फूड इन्फ्लेशन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दफा टॉप पीक छुई है, वो एक 70s की हुकूमत थी और एक अभी इनकी लेटेस्ट जो 2009-10 में गई है, आखिरी साल इनकी जो है ना वो नीचे आनी शुरू हुई थी। 4 साल फूड इन्फ्लेशन, 2 रुपए की रोटी 6 रुपए की इनके दौर में हुई, 150 रुपए के घी का डब्बा 375 रुपए का इनके दौर में हुआ, और लिस्ट गोज ऑन। अब आपने कहा कि जी वो किस तरह से वजीर कर सकते हैं। एक बच्चा अगर साइंस में नहीं चलता, आर्ट्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। मैं समझती हूँ कि ऑयल एंड गैस की आपने जो पेट्रोलियम की वो बहुत टेक्निकल, एनर्जी रिलेटेड है, और एविएशन में पूरी नीचे एक टीम बैठी हुई होती है। मेरा ये ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सोचा, विजन था कि वो उसका काम नहीं किया, अब काम कर रहा है। भाई, विजन यही होता है कि आपने अगर, देखिए मैं जरा एक काउंटर सवाल करूं, ये कौन सा विजन था कि 4 साल इसहाकडार ने इस मुल्क का सत्यानाश किया, और उनको तो मट्टी डाले ना, वो नहीं चले ना, वो उन्होंने खराब कर दी, मगर आप तो सही करने आए थे ना। देखिए, मैं विजन को चैलेंज नहीं करूंगी, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बोल्ड स्टेप होता है कि अगर कोई सिटिंग हुकूमत अपने लोगों को हटा दे। कहना खबर कि आप ये कह रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब ने गैस का बुरान पैदा किया, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अब चलो उनको यहाँ से हटाओ क्योंकि वो ये नहीं चला सके, तो उनको एविएशन दे दो। भाई, उनको घर बिठा दो, अपने किसी नए टीम मेंबर को आजमा लो। अगर एविएशन में उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा, मेरा ये ख्याल है, मुझे क्योंकि अभी पता नहीं है कि कैबिनेट लोगों की कमी है आपके पास। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कमी है, लेकिन कोई 2-2 सीटें जीत कर आए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो नुमाइंदे जिनके साथ इतने लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, यही मैं आपको बता रही हूँ। फिर चीखें, अगर मैंने कोई नाम और ले दिया तो अभी देखना कितना एकदम चीखें लगेंगी कि जो आपके इलेक्टेड लोग आते हैं, जिनके साथ पब्लिक के सेंटिमेंट्स होते हैं, आपने उनको भी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, फिर तो सारे टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। नहीं, मैं क्यों टेक्नोक्रेट्स, आपकी पार्टी में क्या लोगों की कमी है? तो ये सवाल कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये पोर्टफोलियो दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है। और अगर अब आप देखें, जब भी किसी को आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या काम करने आ रहे हैं, तो हर बंदा ये तो जरूर बताएगा। आपने अभी कहा कि मैं असद उमर साहब के लिए कभी नहीं यूज करूंगी कि इनकॉम्पिटेंट, मैं भी यही समझती हूँ कि वो इनकॉम्पिटेंट बिल्कुल नहीं है, और मैं ये भी समझती हूँ कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। तो अगर फिर भी कोई बंदा फेल हो जाता है या वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर आप ये थोड़ी करते हैं कि उस बंदे को ही आप वेस्ट कर देते हैं और उस पर लेबल लगा के कहते हैं कि चलो जी छुट्टी कर लो। अब आप, ये भी बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। आप पार्टी में रहो, आप अपने एमएनए तो आप हैं, लेकिन एक वजारत नहीं संभल रही, तो दूसरी वजारत कैसे संभालेंगे? वजारत की डायनामिक्स फर्क है, दूसरी वजारत की डायनामिक्स उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत फर्क है। एक और देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एक से आपकी इकोनॉमी, एनर्जी डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरी उससे फर्क है। अल्लाह करे चल जाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। यहाँ पर वो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि चल जाए, मजीद एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आपकी दुआओं को हम सर आंखों पे लेते हैं। ना स्टील मिल वाला काम होगा, ना पीटीवी वाला होगा, ना रेडियो पाकिस्तान वाला होगा, ना रेलवे वाला होगा, और ना बाकी इदारों का जो सत्यानाश हुआ वो होगा। इंशाल्लाह वापस मैं 2 चीजें पे मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। निहाल हाशमी साहब, इस पे आप अपना इनपुट देना चाहें तो जरूर दीजिएगा कि एक वजीर अगर एक वजारत में फेल हुआ तो वो दूसरी वजारत या दूसरी कलमदान कैसे संभालेगा, उसको किस तरह से खड़ा करेगा। प्लस जो असद उमर साहब के वादे थे, जो उनका 100 रोजा प्लान था,
जो 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे थे, जो 50 लाख घर के वादे थे और दीगर बेशुमार वादे थे, मेरे पास वो लिस्ट है, तो वो पाबंद होगा नया आने वाला वजीर खजाना कि वो इन पे अमल दरामद करे आपकी नजर में? एक सेकेंड नादिया, ये असद उमर के वादे नहीं है, ये PTI के वादे हैं और ये हम पूरे करेंगे। ये पूरे करेंगे। हाँ। ठीक है जी। निहाल हाशमी साहब, देखिए नादिया, ये असद उमर के वादे नहीं है, ठीक कहा इन्होंने ये भी ठीक कहा कि असद उमर के सलाहियतों पे इनको एतराज नहीं है। इन्होंने ये भी ठीक कहा कि तमाम विजन जो है इमरान खान के विजन है, इन्होंने ये भी सारी बातें की है। तो जब विजन फेल हो गया, जब असद उमर का विजन ठीक है, वो बासलाहियत है, तो फिर रिजाइन किसको करना चाहिए? टीम के कैप्टन को। मेरे ख्याल से मौजूदा दौर के जदीद तारीख में शायद दुनिया का पहला कैबिनेट होगा जिसके ओपनिंग हम तो देखेंगे 2011 से सुनते आ रहे हैं कि असद उमर हमारे टीम के कैप्टन होंगे, असद उमर हमारी टीम के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। मैं जाती तौर पर भी असद उमर साहब के साथ बहुत अच्छी याद अल्लाह है और वो ठीक का एक हार्ड वर्किंग आदमी। अगर असद उमर ठीक है तो मेरे गलत कौन है ये बताए ना, असद उमर को रखने वाला या निकालने वाला? तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको एक चॉइस करना है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक वजीर अगर नाकाम हो जाए तो दूसरे वजीर क्या उसका, एक वजारत से नाकाम हो जाए तो दूसरा वजारत चला सकता है? कई बार ऐसा हुआ है कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री में पास करते हैं वो कोई अच्छे परफॉर्म करते हैं, मगर यहाँ पे बात सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये स्कूल ही नहीं गए कभी बेचारे। अब क्या हफीज शेख साहब जब 2 बार वजीर रह चुके, एक आमरीत के दौर में और एक पीपुल्स पार्टी के दौर में, उस दौर में जिस पार्टी के दौर के लूट खसूट की बात की गई है, करप्शन की बात की गई थी, इसके मायने जिस जमाने में लूट खसूट और करप्शन हुआ तो हफीज शेख साहब थे इन्वॉल्व। और क्या हफीज शेख साहब के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? क्या इतना अच्छा इकोनॉमी था उस? अगर बहुत अच्छा तो चले, मैं मान लेता हूँ बहुत, तो फिर पीपुल्स पार्टी का दौर ठीक था। फिर पीपुल्स पार्टी के दौर में कोई देखिए मसला बिल्कुल सही कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब। मसला ये है कि आज इमरान खान साहब जो तकरीर कर रहे थे तो वो मुशर्रफ के मसाइल और मुशर्रफ की गलत पॉलिसीज का जिक्र कर रहे थे और वो वहां पर गिनवा रहे थे कि बेसिकली अगर वहां पे उन इलाकों में वजीरिस्तान में इधर इन इलाकों में फौज भेजी तो फौज का कसूर नहीं था, मुशर्रफ का कसूर था। मुशर्रफ की पॉलिसी गलत थी, मुशर्रफ की पॉलिसी गलत थी, मुशर्रफ गलत था, लेकिन मुशर्रफ की कैबिनेट के लोग आज आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी गलत थी, जरदारी साहब गलत थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, लेकिन उनकी टीम आज आपके साथ है। मुशर्रफ के दौर में भी दूध और दही की नदियां बहा रहे थे और अगर बहा रहे थे तो फिर आप पीपुल्स पार्टी को तो बुरा ना कहें ना। आप पीपुल्स पार्टी के दौर के वजीर खजाना से लेके आए तो क्या उस दौर में जो करप्शन हुई है, जो वजीर खजाना था उसको नहीं मालूम था? और अगर नहीं हुई करप्शन तो फिर आप इल्जाम लगाना छोड़ दें। तो अच्छा, और ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इसका रिप्लाई करें तो फिर मैं तंगी साहब से बात करूंगा। ठीक है, आप गुलाम सरवर खान साहब को ले रहे, जिन साहब का नाम उठा के देखे कोई भी इनके ओरिजिनल पार्टी का नहीं है, सारे भानुमती का कुंभा जमा है। माँ सिवाय ये मासूम सी है जो MNA साहब बैठी है, इनके अलावा मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि पार्टी का है जो कोई कैबिनेट में बैठा हुआ हो। और जो बेचारा एक तो था भी शहरियार आफरीदी जैसा, उसको इधर कर दिया इन्होंने। इतनी हमदर्दी हो रही है इनको हमारे सैफरान खत्म हो गई थी। मैं 1 मिनट बात कर लूं। जब आपकी फाटा खत्म हो गई तो सैफरान कहाँ से रहेगी? तो सैफरान खत्म हो गई थी, शहरियार आफरीदी के साथ क्यों मामून? मैं पहले वो बात कर लूं जो अभी आप पहले एक जुमला इसका बताएं। मुझे इसका नहीं अंदाजा। देखिए ना, मेरे पास ये खबर है जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कंफर्म किया कि आफ्टर द मर्जर ऑफ फाटा डाइग्रेस कर दिया सब्जेक्ट से अफेयर टू ट्राइबल एरिया व्हिच इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द मिनिस्ट्री ऑफ सैफरान। और आज कल खबर आ रही है कि सैफरान मिनिस्टर बना दिया शहरियार आफरीदी को। ये क्या है भाई? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, मैं कंफर्म करके आपको बता सकती हूँ, या अब आप उन्हीं से कंफर्म कर लें। ये खबर ये खबर मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया ना जी। उनमें इलेक्शन के डेट आ गए, हाशमी साहब अब मुझे इजाजत दे दें, मैं आपके पुराने सवालों के जवाब दे दूं। 7 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो इजाफी सीटें दी गई है फाटा को, उसमें इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो FC के लोग थे, ठीक है। निहाल हाशमी साहब एक सेकंड, निहाल हाशमी साहब एक सेकंड, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने दे। दोनों शख्सियात से मुझे बात करनी है, नहीं अभी तक हो सकी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।
जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी तंगी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर मैं कमल की तरफ जाऊं। नहीं, आपका सवाल पहले तो आपने मुझे रोका था। सवाल तो बेसिकली मेरा आपसे यही था कि मैं जो सवाल कर रही थी कि जब आप कहते हैं मुशर्रफ गलत थे, मुशर्रफ का दौर गलत था, मुशर्रफ डिक्टेटर था, उसकी पॉलिसीज गलत थी, वो गलत खराब हुक्मरान था, उसकी टीम आपके साथ। पीपल्स पार्टी लूट खसूट के खत्म कर दिया, मुल्क को इस हाल पर ले आई, वजीर खजाना आपने उठा के रख लिया। मतलब ये इससे बड़ा जवाब दे दूं, उन्होंने भी यही बातें की। उसी मुशर्रफ के दौर के जो वजीर कानून थे वो इन लोगों के साथ उसी एक मिनट आप ना बोले, मुझे बात करने दें। अपना जवाब उसी के सारे लोग इन्होंने क्यों रखे अगर वो इतना गलत है मुशर्रफी के दौर के। दूसरी बात ये कि वजीर खजाना ने क्या ओमनी ग्रुप वालों को कहा था कि आप इनके फेक अकाउंट्स बनाए और उसमें पैसे डालें। टेक्नोक्रेट अपना काम कर रहा होता है, वो लोगों को मशवरे तो नहीं दे रहा होता है कि आप करप्शन करें और पैसे खाएं। अगर इनकी लीडरशिप्स ने पैसे खाए हैं तो क्या वो टीम के मेंबर्स का कसूर है कि वो अपना काम परफॉर्म करे थे? मुल्क को लूट खसूट रहे थे, मुल्क को लूट खसूटने वालों को पकड़ा जा रहा है। कौन ले रहा था? एक सेकंड, कर्जे वजीर खजाना ले रहे थे। मेरी बात सुने, वजीर खजाना अगर कर्जे ले रहे हैं और उसी मुल्क का सदर बैठ के अपनी मर्जी से करप्शन के वो बाजार गर्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि उसकी वजीर खजाना को रिजाइन तो करना चाहिए था, पब्लिकली तो कहना चाहिए था कि भाई इतनी बुरी हुकूमत, निकम्मी हुकूमत, चोर डाकों की हुकूमत में नहीं करना इनके साथ काम। देखिए जिस इतनी करेज तो होनी चाहिए। इतना भी मैं आपको बताऊं उनकी करेज का, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, ये मैं आज नहीं कह रही हूं, मैं हमेशा कहती हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई है तो $2.5 बिलियन का ये लोग कर्जा छोड़ के गए सर्कुलर डेट। मैं यही तो बात कर रही हूँ, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन जब इन दूसरों की हुकूमत आई है नून लीग वाली, तो वो अपने जाते हुए $19 बिलियन का कर्जा छोड़ के गए हैं। 19 बिलियन का ये करंट अकाउंट डेफिसिट। वो तो अपना वजीर खजाना, नादिया नहीं, बात सुन लें, क्लियर कर लें इसको। देखें उनका तो अपना वजीर खजाना था। नहीं, अब तंगी तो एक ही है ना। नहीं, अब एक इनसे भी मेरी आपने क्वेश्चन पुट अप किया है ना, क्वेश्चन पुट अप किया है तो उसको सुन भी हो गया ना। चलें ठीक है, हो गया। जी तंगी साहब, न्याल साहब एक सेकंड, तंगी साहब को टाइम नहीं मिला है। जी तंगी साहब जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं किस चीज की बात पूरी करूं? आप तो सवाल तो करें मुझसे। सर मैं आपसे सवाल तो कर चुकी, वो उनसे नहीं, मुझसे सवाल नहीं किया। देखिए ये टाइम तो 2 बंदों में तकसीम कर रहे, मैं सुन रहा हूँ और इसको करने दी, मैं सुनूंगा। सर मैं तो यही बात कर रही हूँ कि आज मुशर्रफ साहब की बुराइयां में गिनवा रहे हैं, वही महकमों की कारकर्दगी की हम सवाल उठा रहे हैं। क्या ये गारंटी है कि वो वुज़रा जो एक महकमे में परफॉर्म नहीं कर सका वो दूसरे महकमे में परफॉर्म करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान ने हमेशा कर्जों की बात की है और इमरान ने इसको तो पता नहीं है, लेकिन 2011 को जब मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था, उस जलसे में इमरान नियाजी साहब की स्पीच आप निकाल के इसको सुनाए तो इसने हफीज शेख का नाम लेके आप मेरी उस बात पर ना क्रिटिसिज्म किया था। और दूसरी बात, मैं जलसे में मशहूर थी, आप बीच में बोलते हैं, पे बात करें, आप बोले, आप बीच में बोलते हैं, आप मुझे मत बोलें, आप अपने आप को, आप अपने फ्लोर पे बात करें, मैं अपने फ्लोर पे बात करें। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। तमाशा बनाया हुआ कि इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, आपको नहीं पता है। नहीं, आप अपने फ्लोर पे बात करें, जो करना चाहते हैं अपने फ्लोर पे बात करें, मुझसे ज्यादा बातें नहीं करनी। क्या पता है कि मैं मालूम मुझसे ज्यादा सियासी वर्कर हो, आप अपनी फ्लोर पे जो मर्जी करें, लेकिन आप मुझे क्यों कोट करें? आपको मालूम है कि मैं उस जलसे में थी? नहीं थी आप उस वक्त, आप सियासी वर्कर भी नहीं थी, लेकिन मैं अगर आप वहाँ बैठी थी, अगर ये वहाँ बैठी होती तो फिर इमरान की इस स्टेटमेंट को याद करती कि उसने उस जलसे में उसने हफीज शेख पर ये इल्जामात लगाए थे कि इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इसको पता होना चाहिए था। अगर ये वहाँ बैठी थी, अलीमा बाजी नहीं है कि वो वहां चोर बैठ के मतलब कि उसके बाप को भी थोड़ी सी करप्शन पर नौकरी से निकाला था। ये उसकी बेटी है, ये उसकी बेटी है। ये घटिया बातें, ये घटिया बातें नहीं है। आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, मेरी आपके पास आर्गुमेंट नहीं है। सवाल आप चना करेंगी, जवाब गंदों में आएगा। बात करें, इनको पता ही नहीं है। फ्लोर पे बात करें। अगर आप उस जलसे में बैठे होती तो आपको ये पता होता कि उसने हफीज शेख पे ये चार्जेस लगाए थे कि पाकिस्तान का बेड़ा इस बंदे ने करके। पॉलिटिकल होगा तो पॉलिटिकल बात करेंगे। पॉलिटिकल बात यही है, आपको आती नहीं है पॉलिटिक्स। पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, मेरी बात से पहले इसने कहा था कि हफीज शेख ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग करे, हफीज शेख ने कहा था कि उम्नी ग्रुप को सपोर्ट करे। तो उस जलसे में
इमरान नियाजी ने ये कहा था कि हफीज शेख ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इतने कर्जे लिए हैं और पाकिस्तान का इकोनॉमी को तबाह किया। उस जलसे में कहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वहां बैठी होती तो ये बातें फिर सुनती हैं। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना, उसके तो देरीना मुतालबे पूरे हो गए। आप कह रहे थे असद उमर को हटा दे, वट एवर द बैकग्राउंड, असद उमर साहब आज इमरान आए कौम को बताएं कि मैंने असद उमर को किस लिए हटाया। लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं बता दिया आज खान साहब ने क्या असद उमर को कलादन तंजीमों के साथ ताल्लुकात पे हटाया है या 22 करोड़ अवाम को महंगाई के दलदल में फेंककर उसने हटाया है? ऐसा नहीं है, ये बताएं कौम को। असद उमर साहब ने इंतजार गलत बात ना करें, गलत बात ना करें। मैं कह रहा हूँ, मुझे आप नहीं कह सकते कि हालत ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ कि कौम इंतजार करिए, अभी 3 दिन ये सोग में है हुकूमत। कौम इंतजार करिए कि अवाम को बताएं कि असद उमर को इतनी तमाम उस लीडर का बेटा है जो करप्ट है, करप्ट भी नहीं करप्ट है। आज भी वो एहतसाब अदालत से फॉरेन फंडिंग से भाग रहा है। वो हाकिम अली जरदारी का बेटा नहीं है, रईस हाकिम अली जरदारी का बेटा है, वो चोर का बेटा नहीं है, क्लर्क चोर का बेटा नहीं है, वो रईस हाकिम अली जरदारी में क्यों पढ़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जस्टिफिकेशन नहीं है, देखिए इसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। 9 महीनों का हम 1 करोड़ नौकरी नहीं मांगते, 11 सालों का हम 50 लाख घर नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि 9 महीनों में इसने इकोनॉमी का बेड़ा जो करके हमारा तंगी साहब रिलैक्स, आराम से। 9 महीने में तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, अलबत्ता जो पिछला इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ था वो संभाल नहीं सके। 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल कलेक्शन आ रहे हैं और 178 बिलियन इम्पोज करके टैक्स उससे क्या रिलीफ मिला? जो खुशखबरी आ रही है दूसरे ममालिक से, उसको क्या रिलीफ मिला आपको? अब आपके वो वजीर खजाना को आजमाने जा रहे हैं। तो भाई मेरे वजीर खजाना पर तो इसने चार्जेस लगाए थे, इस हुकूमत मेरे वजीर खजाना पर तो इसने चार्जेस लगाए थे कि इसने बेड़ा करके और कर्जे लिए हैं मेरे उस वजीर खजाना पे जो आज इसने मशीर बनाया है। हम तो ये कह रहे कि अवाम को बताएं असद उमर के निकालने का और उससे इस्तीफा बता दिया। खान साहब ने कह दिया, मेरा ख्याल है इसको इंडोर्स करेंगी कंवल शोजर कि जो वजीर अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करेगा, उसका काम नहीं होगा, हम उसको निकालेंगे। उन्होंने यही खबरदार कर दिया उस्मान बुज़दार साहब को भी कि अपनी टीम पे नजर रखें, उसके काम पे नजर रखें। यही खबरदार कर दिया महमूद खान साहब को। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कह दीजिए गलत है। नादिया, पहले तो मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, इन्होंने बहुत बेबुनियाद और बहुत गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपने मेरी लीडरशिप के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उसको उस पे ऑब्जेक्शन करता हूँ और ये अल्फाज वापस ले ली। 1 सेकंड जी कमल, इनको कोई राइट नहीं बनता है कि आपने करप्शन सॉरी उनको बात ये क्या बदतमीजी है? ये चीख चीख के आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने इनके साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं करना। ये क्या बदतमीजी है यार? सही करें, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब यहाँ पर भी आपको कोई नहीं कहा, कुछ नहीं। ये गलत बात नहीं है। ये गलत बात कि ये सियासी बात करें, सियासत में बात करें, क्यों करप्शन की तरफ जाते हैं? अपने जवाब दे दे। मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म कर देती हूँ। कमल, आपके लास्ट कमेंट आप मुझे दे दें, मैं प्रोग्राम को खत्म करी। लास्ट कमेंट दे दें। मैं इस तरह कैसे बात करूँ? ये कोई मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करती हूँ। मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप पॉलिटिकल बात करें, लेकिन आप पर्सनल अटैक्स ना करें। अगर आप पर्सनल अटैक्स करेंगे तो वो फिर बात कुछ भी नहीं होगी और जो असल चीज होगी वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो फिर यही लेवल खत्म हो जाएंगे। एनीवेज, प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच कमल, आपका भी, और तंगी साहब आपका भी, निहाल हाशमी साहब आपका भी। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।